Hello everyone. Welcome back to our B-Pharm 7th semester series of BP 704T Novel Drug Delivery Systems. आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यानी CDDS को कंप्लीट इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और विवा में भी फ्रीक्वेंटली पूछो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स लिख लीजिए। इससे कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आएगा और वीडियो के एंड तक आपके कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। नॉर्मली जब हम एक कन्वेंशनल टैबलेट लेते हैं जैसे कि पैरासिटामोल टैबलेट, तो वो स्टमक में जाते ही जल्दी डिसॉल्व हो जाती है और पूरी ड्रग एक ही बार में ब्लड में रिलीज हो जाती है। इस वजह से ब्लड में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। लेकिन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इस सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ड्रग एक फिक्स्ड और कंट्रोल्ड रेट से रिलीज हो। इससे ब्लड में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक रंगे के अंदर काफ़ी देर तक मेंटेन रहती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन याद रखनी हो तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा डोसेज फॉर्म है जो ड्रग को प्रीडिटर्मिन्ड रेट से और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक रिलीज करता है ताकि बॉडी में डिजायर्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे। यही CDDS का बेसिक कॉन्सेप्ट है। FDA डेफिनेशन FDA के अकॉर्डिंग कंट्रोल्ड रिलीज डोसेज फॉर्म्स वो मॉडिफाइड रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं जो एक्टिव ड्रग को एक कंट्रोल्ड रेट से रिलीज करती हैं और डोसिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करती हैं। सिंपल वर्ड्स में कम टैबलेट्स लो लेकिन इफेक्ट ज्यादा टाइम तक मिले। यही कंट्रोल ड्रग डिलीवरी का मेन एम है। गोल्स ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ए फ्लैट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला गोल है 1. मेंटेन थेरेप्यूटिक ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग लेवल को थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर मेंटेन रखना, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम। 2. रिड्यूस प्लाज्मा ड्रग फ्लक्चुएशन। नॉर्मल टैबलेट्स में पीक्स और वैलीज बनती हैं। कंट्रोल रिलीज इन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करता है और स्मूथ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करता है। 3. इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। अगर पेशेंट को दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी पड़े तो चांसेस होते हैं कि वो डोज मिस कर दे, लेकिन अगर सिर्फ एक टैबलेट लेनी हो तो पेशेंट इजीली फॉलो कर लेता है, इसलिए कंप्लायंस इम्प्रूव होती है। 4. रिड्यूस साइड इफेक्ट्स। जब ब्लड में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है तब टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। कंट्रोल रिलीज इज हाई पीक को अवॉइड करता है। 5. इंक्रीज थेरेप्यूटिक एफिकेसी। ड्रग रिक्वायर्ड अमाउंट में कंटिन्यूअसली मिलती रहती है, इसलिए ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है। 6. रिड्यूस डोसिंग फ्रीक्वेंसी। 3 या 4 टैबलेट्स की जगह एक हाई टैबलेट सफिशिएंट होती है, पेशेंट को कन्वीनियंस मिलती है। 7. मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। कांस्टेंट रिलीज की वजह से ओवरडोज या सडन पीक नहीं बनती, इसलिए टॉक्सिसिटी भी कम होती है। ये द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के मेन गोल्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। ए फ्लैट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। इमीडिएट रिलीज। इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशंस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इमीडिएटली रिलीज कर देती हैं। एग्जाम्पल कन्वेंशनल पैरासीटामोल टैबलेट। डिलेड रिलीज। डॉक्टर, डिलेड रिलीज में ड्रग इमीडिएटली रिलीज नहीं होती, पहले एक लग टाइम होता है और उसके बाद ड्रग रिलीज होती है। बेस्ट एग्जाम्पल एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन। इसका पर्पस होता है स्टमक इरिटेशन को प्रिवेंट करना और ड्रग को गैस्ट्रिक एसिड से प्रोटेक्ट करना। सस्टेन्ड रिलीज SR। सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन ड्रग को स्लोली रिलीज करती है, लेकिन रिलीज रेट कांस्टेंट होना जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल थियोफाइलिन SR टैबलेट्स। कंट्रोल रिलीज CR। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन ड्रग को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट से रिलीज करती है, इससे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल बनी रहती है। एग्जाम्पल नाइफेडेपिन कंट्रोल रिलीज टैबलेट्स। एक्सटेंडेड रिलीज एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म्स कन्वेंशनल टैबलेट्स के कंपैरिजन में लॉन्गर ड्यूरेशन तक ड्रग रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज। इस टाइप में ड्रग का इफेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है क्योंकि रिलीज स्लो होती है। रिपीट एक्शन टैबलेट्स। रिपीट एक्शन टैबलेट्स में 2 पोर्शंस होते हैं, पहला इमीडिएट रिलीज डोज और दूसरा डिलेड रिलीज डोज। पहला डोज इमीडिएटली इफेक्ट देता है और दूसरा डोज बाद में रिलीज होता है, इसलिए थेरेप्यूटिक इफेक्ट रिपीट होता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब है ड्रग को डायरेक्टली टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना।
इससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और एफिकेसी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल लिपोसोम्स नैनोपार्टिकल्स एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। ए फ्लैट हम रैशनल ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम समझते हैं। रैशनल का सिंपल मतलब होता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसे डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था। 1 कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। नॉर्मल टैबलेट्स ड्रग को एक हाई बार रिलीज कर देती हैं, जिस वजह से ब्लड में ड्रग लेवल कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। ये फ्लक्चुएशन ट्रीटमेंट के लिए ठीक नहीं होता। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है। इससे थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन रहता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और पेशेंट को बार बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसे राइट ड्रग, राइट रेट और राइट टाइम का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। C2 प्रॉब्लम्स विद कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स। कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट को बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में लगातार ऊपर और नीचे होती रहती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन MIC से नीचे चली जाए तो ड्रग अफेक्ट नहीं करती और MTC से ऊपर चली जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए आइडियल नहीं मानी जाती। C3 नीड फॉर कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ब्लड में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर मेंटेन रखता है। इससे ड्रग का इफेक्ट लगातार बना रहता है। सडन पीक्स और लो कॉन्सेंट्रेशन दोनों अवॉइड होते हैं। रिजल्ट में पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और कंटिन्यूअस थेरेपी मिलती है। C4 थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्रग का इफेक्ट लंबे समय तक मेंटेन करता है। इससे थेरेप्यूटिक एफिकेसी बढ़ती है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। डोसिंग फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए पेशेंट ट्रीटमेंट को आसानी से फॉलो करता है। ओवरऑल डिजीज कंट्रोल और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। C5 क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अस्थमा में बहुत यूजफुल है। ये प्रलॉन्ग ड्रग एक्शन देता है और डिजीज को बेटर कंट्रोल करता है। इससे हॉस्पिटल विजिट्स और ट्रीटमेंट फेलियर भी कम होते हैं। ओवरऑल थेरेपी ज़्यादा सेफ और इफेक्टिव बन जाती है। C6 फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एडवांस डोसेज फॉर्म्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इससे ड्रग की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फॉर्मुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव बनती है और पेशेंट कन्वीनियंस भी बढ़ती है। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सेक्शन D एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। D1 इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। सबसे पहला एडवांटेज है इम्प्रूव्ड पेशेंट कंप्लायंस। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पेशेंट को बार बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब डोसिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पेशेंट ट्रीटमेंट को आसानी से फॉलो करता है। ये क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज में बहुत यूजफुल होता है। सिंपल लाइन याद रखिए, हैप्पी पेशेंट मीन्स बेटर कंप्लायंस। D2 रिड्यूस्ड डोसिंग फ्रीक्वेंसी। अगला एडवांटेज है रिड्यूस्ड डोसिंग फ्रीक्वेंसी। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन ड्रग को लंबे समय तक रिलीज करती है, इसलिए दिन में कई डोसेज लेने की जगह एक या दो डोसेज हाई काफ़ी होती हैं। इससे पेशेंट को कन्वीनियंस मिलती है और डोज मिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। D3 रिड्यूस टॉक्सिसिटी। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ब्लड में ड्रग का सडन हाई पीक नहीं बनने देता। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक रंगे के अंदर बनी रहती है, इसलिए टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट्स दोनों कम हो जाते हैं। स्टे विद इन सेफ लिमिट्स मीन्स लेस टॉक्सिसिटी। D4 बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अगला बेनिफिट है बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। ड्रग कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक रंगे में लंबे समय तक बनी रहती है। इससे ड्रग का इफेक्ट कंटिन्यूअस मिलता है और ट्रीटमेंट और भी इफेक्टिव हो जाता है। कंसिस्टेंट एक्शन मीन्स बेटर रिजल्ट्स। D5 रिड्यूस्ड प्लाज्मा फ्लक्चुएशन। नॉर्मल टैबलेट्स में ड्रग लेवल कभी ऊपर और कभी नीचे होता है, लेकिन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्मूथ और स्टेडी ड्रग रिलीज करता है। इससे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर बनी रहती है। D6 इम्प्रूव्ड बायोअवेलेबिलिटी। अगला एडवांटेज है इम्प्रूव्ड बायोअवेलेबिलिटी। कंट्रोल रिलीज ड्रग को डिग्रेडेशन से बचता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और बॉडी उसका ज़्यादा यूज कर पाती है, इसलिए बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। D7 बेटर डिजीज मैनेजमेंट। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टेडी ड्रग लेवल मेंटेन करता है, इससे सिम्टम्स अच्छे से कंट्रोल होते हैं और रिलैप्स का रिस्क कम होता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। D8 इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आखिरी एडवांटेज है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। शुरू में फॉर्मुलेशन महंगी हो सकती है, लेकिन कम हॉस्पिटल विजिट्स, कम मॉनिटरिंग और बेटर ट्रीटमेंट की वजह से ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो जाती है। लोअर कॉस्ट मीन्स ग्रेटर सेविंग्स।
सेक्शन ए, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। E1, डोज डंपिंग। डोज डंपिंग, अगर फॉर्म्युलेशन या पॉलीमर डैमेज हो जाए तो पूरी ड्रग एक ही बार रिलीज हो सकती है। इससे टॉक्सिसिटी और सीरियस साइड इफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। E2, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगला डिसएडवांटेज है हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स को बनाने के लिए स्पेशल पॉलिमर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनकी कॉस्ट कन्वेंशनल टैबलेट से ज़्यादा होती है। E3, डिफिकल्ट डोज एडजस्टमेंट। एक बार टैबलेट लेने के बाद ड्रग रिलीज रेट फिक्स्ड हो जाता है। डोज को आसानी से बदला या रोका नहीं जा सकता, इसलिए पर्सनलाइज्ड थेरेपी में थोड़ी दिक्कत होती है। E4, अनसूटेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। ये सिस्टम्स इमरजेंसी कंडीशंस के लिए सूटेबल नहीं होते, जैसे हार्ट अटैक, एस्मा अटैक या सवियर पेन, क्योंकि इन सिचुएशंस में ड्रग का इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है। E5, ड्रग स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अगला डिसएडवांटेज है ड्रग स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। हीट, मॉइस्चर, फर और एंजाइम्स की वजह से कुछ ड्रग्स डिग्रेड हो सकती हैं। इससे ड्रग की एफिकेसी और शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। E6, रिस्क ऑफ पॉलीमर फेलियर। अगर पॉलीमर या कोटिंग फेल हो जाए तो ड्रग रिलीज कंट्रोल में नहीं रहती, इससे थेरेपी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। E7, लिमिटेड ड्रग कैंडिडेट्स। हर ड्रग कंट्रोल रिलीज फॉर्म्युलेशन के लिए सूटेबल नहीं होती। हाई डोज ड्रग्स, अनस्टेबल ड्रग्स और नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स इसके लिए आइडियल नहीं होती, इसलिए इसका यूज लिमिटेड ड्रग्स के लिए ही किया जाता है। सेक्शन एफ, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। F1, आइडियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए एक आइडियल ड्रग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ड्रग का मोलेक्यूलर वेट और डोज लो होना चाहिए। उसकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि ड्रग बॉडी में प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब हो सके। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइड होना चाहिए। ऐसी ड्रग्स कंट्रोल रिलीज के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। F2, सूटेबल ड्रग्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ड्रग्स कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए सूटेबल होती हैं। जो ड्रग्स बार बार लेनी पड़ती हैं, जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है और जो क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अस्थमा में उस होती हैं, वो सूटेबल होती हैं। इन ड्रग्स का मेन एम होता है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को लंबे समय तक मेंटेन रखना। F3, अनसूटेबल ड्रग्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी ड्रग्स कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं होती। जो ड्रग्स इमरजेंसी में इमीडिएटली इफेक्ट दिखाती हैं या बहुत हाई डोज में दी जाती हैं, उन्हें कंट्रोल रिलीज में यूज नहीं किया जाता। इसी तरह अनस्टेबल ड्रग्स और लो बायोअवेलेबिलिटी वाली ड्रग्स भी इस सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होती। F4, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूटेबल ड्रग्स में प्रोपेनोल, मेटफॉर्मिन, वरापेमल, नाइफेडेपिन और डाइक्लोफेनाक जैसे ड्रग्स आती हैं। अनसूटेबल ड्रग्स में इंसुलिन, हेपरिन, नाइट्रोग्लिसरिन और पेनिसिलिन जैसे ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। चैप्टर 2, अप्रोचेस टू डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्म्युलेशंस। A1, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल रिलीज फॉर्म्युलेशन क्या होती है। कंट्रोल रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म्युलेशन में ड्रग एक साथ रिलीज नहीं होती, ये धीरे धीरे और कंट्रोल रेट से रिलीज होती है। इससे ड्रग का लेवल बॉडी में थेरेप्यूटिक रंगे के अंदर लंबे समय तक बना रहता है। ड्रग रिलीज को डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन, इरोजन या ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। A2, ऑब्जेक्टिव्स। इस फॉर्म्युलेशन के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इसका मेन एम है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को थेरेप्यूटिक रंगे में मेंटेन रखना और ड्रग का इफेक्ट लंबे समय तक देना। यह डोसिंग फ्रीक्वेंसी को कम करता है, पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करता है और साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है। इसके साथ ही बायोअवेलेबिलिटी और ओवरऑल ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव होती है। A3, डिजाइन कंसिडरेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्युलेशन डिजाइन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले ड्रग की प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और हाफ लाइफ देखी जाती है। उसके बाद सूटेबल रिलीज मैकेनिज्म और पॉलीमर चूज किया जाता है। डोसेज फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पेशेंट फैक्टर्स और सेफ्टी गाइडलाइंस भी कंसिडर की जाती हैं। डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। इस सिस्टम में ड्रग धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाहर आती है। ड्रग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ड्रग को एक पॉलीमर मेम्ब्रेन या पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर रखा जाता है। यह पॉलीमर ड्रग की रिलीज स्पीड को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम का मेन बेनिफिट है कि ड्रग लंबे समय तक कंट्रोल रेट से रिलीज होती है। इससे ब्लड में ड्रग लेवल स्टेबल रहता है और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में ड्रग पॉलीमर के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकलती है और लॉन्ग टाइम तक थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है।
बी डिसोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बात करते हैं डिसोल्यूशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। इस सिस्टम में ड्रग की रिलीज डिसोल्यूशन यानी घुलने की स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर ड्रग या उसकी कोटिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होगी तो ड्रग भी धीरे धीरे रिलीज होगी। इसी तरह रिलीज रेट कंट्रोल किया जाता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। एक, इनकैप्सुलेशन डिसोल्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग के ऊपर एक स्लोली डिसॉल्विंग पॉलीमर कोटिंग होती है। जैसे जैसे कोटिंग डिसॉल्व होती है वैसे वैसे ड्रग बाहर आती रहती है, इसलिए ड्रग एक ही बार रिलीज न होकर ग्रेजुअली रिलीज होती है। 2, मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग को स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है। जब मैट्रिक्स धीरे धीरे डिसॉल्व होती है तब उसके अंदर की ड्रग भी धीरे धीरे रिलीज होती है। एग्जाम्पल्स इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वैक्स मैट्रिक्स, टैबलेट्स और कोटेड पेलेट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन। ड्रग कितनी फास्ट रिलीज होगी ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, एजिटेशन, पीएच, टेम्परेचर और ड्रग की सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ना एक्सचेंज कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ये एक कंट्रोल रिलीज टेक्निक है जिसमें ड्रग को आयन एक्सचेंज रेजन के साथ बिंद किया जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स गी ट्रैक्ट में पहुंचता है तो बॉडी के आइकन्स जैसे ना के और सीएल ड्रग को रिप्लेस कर देते हैं और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। इस तरह सस्टेन्ड ड्रग रिलीज मिलता है। प्रिंसिपल। इस सिस्टम का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। सबसे पहले ड्रग आयन एक्सचेंज रेजन के साथ बिंद होकर ड्रग रेजन कॉम्प्लेक्स बनाती है। जब ये कॉम्प्लेक्स गी ट्रैक्ट में जाता है तो गी फ्लूइड्स के आइकन्स रेजन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होने लगती है। इसी प्रोसेस को आयन एक्सचेंज कहते हैं। मैकेनिज्म। ए फ्लैट मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, पॉजिटिवली चार्ज ड्रग नेगेटिवली चार्ज रेजन से बिंद करती है। 2, इससे एक स्टेबल ड्रग रेजन कॉम्प्लेक्स बनता है। 3, गी ट्रैक्ट में ना के और सीएल आइकन्स रेजन के साथ एक्सचेंज करते हैं। 4, एक्सचेंज के बाद ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है और सस्टेन्ड इफेक्ट देती है। सिंपल फ्लो याद रखिए, ड्रग जोड़ रेजन ड्रग रेजन कॉम्प्लेक्स आयन एक्सचेंज इन गी ट्रैक्ट स्लो ड्रग रिलीज एडवांटेजेस देखते हैं। ड्रग का टेस्ट मस्क हो जाता है। सस्टेन्ड और कंट्रोल ड्रग रिलीज मिलती है। ड्रग लेवल लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। फॉर्मुलेशन स्टेबल होती है। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होती है। डिसएडवांटेजेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। हर ड्रग इस सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं होती। ड्रग रिलीज गी आइकन्स पर डिपेंड करती है। रेजन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल्स। दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। डेक्स्ट्रोमेथोफेन पॉलिस्टिरेक्स ये कॉफ सप्रेसेंट है और सस्टेन्ड रिलीज देता है। क्लोरफेनिरामीन पॉलिस्टिरेक्स ये एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी ट्रीटमेंट में कंट्रोल रिलीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की। कंट्रोल रिलीज सिस्टम डिजाइन करते वक्त ड्रग की कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करती हैं कि ड्रग कंट्रोल रिलीज फॉर्म्यूलेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। 1, मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो पॉलीमर के थ्रू उसकी डिफ्यूजन स्लो होती है और ड्रग धीरे रिलीज होती है। इसलिए हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली ड्रग्स जनरली स्लो रिलीज दिखाती हैं। 2, सॉल्युबिलिटी। अगला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। कंट्रोल रिलीज के लिए मॉडरेटली सॉल्युबल ड्रग्स सबसे बेस्ट होती हैं। अगर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो ड्रग जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी और रैपिड रिलीज होगा, और अगर सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो तो ड्रग प्रॉपर रिलीज नहीं होगी। 3, पीके। पीके ड्रग के आयनाइजेशन को कंट्रोल करता है। ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी, अब्जॉर्प्शन और रिलीज रेट को अफेक्ट करता है। इसलिए पीएच चेंज होने से ड्रग रिलीज भी चेंज हो सकती है। 4, पार्टीशन कोएफिशिएंट। अगला फैक्टर है पार्टीशन कोएफिशिएंट। हायर पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब बेटर लाइपिड सॉल्युबिलिटी। इससे ड्रग मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करती है और अब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। 5, पार्टिकल साइज। छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं और ड्रग रिलीज भी फास्ट होती है। बड़े पार्टिकल स्लो रिलीज देते हैं। 6, स्टेबिलिटी। अगला फैक्टर है स्टेबिलिटी। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और गी ट्रैक्ट में स्टेबल रहनी चाहिए। अगर ड्रग अनस्टेबल होगी तो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। 7, डोज कंट्रोल। रिलीज के लिए आइडियल डोज 500 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। बहुत हाई डोज वाली ड्रग्स को कंट्रोल रिलीज फॉर्म्यूलेशन में बनाना डिफिकल्ट होता है। 8, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। लास्ट फैक्टर है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। अगर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हाई होगा तो ड्रग पॉलीमर के थ्रू जल्दी डिफ्यूज करेगी और रिलीज फास्ट होगी।
और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट लो होगा तो ड्रग रिलीज स्लो होगी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज रेलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज। 1. बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ये वो टाइम होता है जिसमें प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 50% तक कम हो जाती है। कंट्रोल रिलीज के लिए 2 to 8 आवर्स हाफ लाइफ वाली ड्रग्स आइडियल होती हैं। 2. अब्जॉर्प्शन विंडो। ड्रग का अब्जॉर्प्शन गी ट्रैक्ट के अच्छे एरिया से होना चाहिए। अगर ड्रग सिर्फ एक छोटे एरिया में अब्जॉर्ब होती है तो कंट्रोल रिलीज के लिए सूटेबल नहीं होती। 3. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर ड्रग लिवर में बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम ड्रग पहुंचती है। इसलिए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग्स कंट्रोल रिलीज के लिए लेस सूटेबल होती हैं। 4. थेरेप्यूटिक इंडेक्स। कंट्रोल रिलीज के लिए वाइड थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग्स बेटर होती हैं। ये ड्रग्स सेफ होती हैं और टॉक्सिसिटी का रिस्क कम होता है। 5. एलिमिनेशन रेट। ड्रग का एलिमिनेशन प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। इससे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल रहती है और कंट्रोल रिलीज अच्छा काम करता है। 6. बायोअवेलेबिलिटी। ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी मॉडरेट या हाई होनी चाहिए। हाई बायोअवेलेबिलिटी से बेटर अब्जॉर्प्शन और बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलता है। 7. प्रोटीन बाइंडिंग। कंट्रोल रिलीज के लिए मॉडरेट प्रोटीन बाइंडिंग प्रेफर्ड होती है। ये सस्टेन ड्रग एक्शन मेंटेन करने में हेल्प करती है। 8. अदर कंसिडरेशंस। ड्रग गी फ्लूइड्स में स्टेबल होनी चाहिए। गी ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करनी चाहिए। ड्रग का अब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए और इम्यून रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह की नोट्स और एजुकेशनल वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत, रिसर्च और टाइम लगता है। अगर आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दिल ज़रूर करें और बेल आइकॉन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छे एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।